नमस्कार, मैं हूं नगमा। यह है चुनाव इंडिया का। आज 2024 लोकसभा चुनाव के पहले दौर में 102 सीटों पर वोट पड़ गए हैं और इन सभी 102 सीटों पर एनडीटीवी के रिपोर्टर्स मौजूद रहे और वहां से बिल्कुल जमीनी रिपोर्ट और भरोसेमंद रिपोर्ट भेजते रहे। उन्होंने चुनावों के तमाम रंग भेजे हैं जो हम इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। पहले ये बता दें कि पहले दौर का जो मतदान है वो 61% रहा। ये पिछली बार से कुछ कम है। इस शो में हम आज के मतदान का विश्लेषण करेंगे और इस विश्लेषण के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं हिलाल अहमद, मनीषा प्रियम और साथ ही संदीप शास्त्री हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको पहले चरण के मतदान की 3 बड़ी बातें बताते हैं। तो देखेंगे कि क्या है ये 3 बड़ी बातें। इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो पहले चरण का मतदान है वो पिछले चुनाव के मुकाबले कितना रहा। यानी कि जो पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें जो वोटिंग हुई थी उसके मुकाबले इस बार मतदान कम हुआ या ज़्यादा हुआ। ये भी एक बड़ी बात है कि इस चुनाव में सीटें जो हैं उसमें कौन सी ऐसी सीट हैं जहां पर मतदान ज़्यादा हुआ या कम हुआ। पहले तो ये आंकड़े देख लीजिए कि 2019 में 70% हुई थी वोटिंग और इस बार 2024 में अब तक जो आंकड़े आए हैं वो 61% है। लेकिन आपको ये बता दें कि ये फाइनल आंकड़े नहीं हैं। ये इस समय जो आंकड़े आ रहे हैं, अभी और भी नंबर्स आते जाएंगे, पर अब तक के जो नंबर्स आए हैं उसके मुताबिक ये 61% वोटिंग है। आगे बढ़ते हैं और आपको दूसरा जो बड़ा सवाल आप सबके जहन में होगा वो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मतदान जो है वो किस राज्य में हुआ, सबसे कम मतदान किस राज्य में हुआ, कहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा उत्साह में थे वोटिंग के लिए। तो ये देखिए कि जो सबसे ज़्यादा मतदान है वो महाराष्ट्र में हुआ है और पश्चिम बंगाल में हुआ है, और जो सबसे कम मतदान रहा है वो किस राज्य में है? ये बिहार है। 47.9% बिहार, जो कि पॉलिटिकली इतना ज़्यादा सजग और जागरूक है, उस राज्य में लोगों में ये दिख रहा है कि ज़्यादा उत्साह नहीं रहा चुनाव में निकलकर वोट डालने का। और तीसरा जो चुनाव है वो तीसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि सबसे ज़्यादा मतदान किस सीट पे हुआ और सबसे कम किस सीट पर हुआ। तो देखिए कि जो सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है वो त्रिपुरा पश्चिम में हुई है। 80% मतदान त्रिपुरा पश्चिम में है। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम बिहार के नवादा। बिहार जहाँ पर लोग पहले ही कम निकले वोट करने के लिए, उसमें भी नवादा में 43.2% है सिर्फ, जो कि औसत जो आया है 61% उससे कहीं कम है। तो ये है इस वक्त की कुछ 3 बड़ी बातें जो आप सबके जहन में होगा कि कितना चुनाव हुआ, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम। लेकिन इसके साथ साथ इसी से निकलते हैं कुछ सवाल भी, और वो भी आपको इस ग्राफिक के ज़रिए हम दिखा दें कि क्या बड़े सवाल हैं। 7 बड़े सवाल जो हम इस शो के दौरान जिस पर चर्चा करेंगे। क्या तमिलनाडु में बीजेपी बाजी पलटेगी? ये एक बड़ा सवाल है, खास करके तब जब बहुत ज़्यादा फोकस रहा है साउथ पे। और एक सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र में सहानुभूति जो है वो किसके साथ है, किसके साथ इस वक्त महाराष्ट्र की जनता सिंपैथेटिक है। तीसरा सवाल है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार की वापसी से, जो एक तरह से उनकी घर वापसी हुई है, उससे बीजेपी को कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अहम है। और ये भी देखिए कि वोटिंग परसेंट वहां कितना कम रहा है अभी फर्स्ट फेज में, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चौथा सवाल देख लेते हैं कि क्या एक बड़ा सवाल इससे उठता है कि आरएलडी से गठबंधन का बीजेपी को फायदा मिलेगा क्या? जो गठबंधन आरएलडी से किया है उससे क्या हासिल हो रहा है बीजेपी को? अगला सवाल, राजस्थान में जो चीफ मिनिस्टर बदले गए उससे क्या राजस्थान का जो रिवाज रहा है अब तक उसमें कोई बदलाव नजर आता है? एक सवाल ये भी उठ रहा है आज के बाद। आपको अगला सवाल दिखाते हैं हम ग्राफिक के जरिए, जिस पर हम चर्चा करेंगे। इस दौरान मोदी पर बंगाल की ममता होगी या फिर दीदी को ही हाँ जी कहेंगे लोग? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बंगाल बहुत क्लोजली वॉच्ड रहा है। और आखिरी सवाल, एक बड़ा सवाल, कि क्या बीजेपी पूरा कर पाएगी अपना मिशन 370? तो ये सबसे अहम सवाल है जिस पर अलग अलग लोगों का अलग अलग आकलन है। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे इस शो के दौरान, लेकिन उसके पहले आपको दिखाना चाहते हैं एक छोटा सा पैकेज
चुनाव है, बहुत बड़ा उत्सव है लोकतंत्र में, और चुनाव किस तरह से हमारे रगों में बिल्कुल बसा हुआ है, उसके तमाम तरह के रंग भी हमारे सहयोगियों ने भेजे हैं। तो इस पैकेज के जरिए पहले आप देख लीजिए कि आज कहां कैसा रंग नजर आया। जिनकी बीती रात शादी हुई वो भी लोकतंत्र की गली में आए। सजी साड़ी में वधू भी रंगी दिखी वोट के रंग में, और बुर्के में आई महिलाओं ने कतार बनाई। जो बोल नहीं सकती हैं वो भी आई 3 बहनें एक साथ। जो चल नहीं सकते वो भी आए, कुछ दूसरों की मदद लेकर भी आए। जो देख नहीं सकते वो भी आए। जिनके साथ नियति ने न्याय नहीं किया वो भी अपना चुनाव करने आए। 102 साल के बूढ़े आए तो पहली बार वोट डालने नौजवान आए, और हरे रंग का एक मतदान केंद्र देखता रहा सबकी राह। ये भारतीय लोकतंत्र के त्योहार की खूबसूरती है। शासक आएंगे जाएंगे, जनता की उंगली बनाती बिगड़ती रहेगी नेताओं की किस्मत। हम मनाते रहेंगे लोकतंत्र का जश्न। ये 2024 का जश्न है जो अभी शुरू हुआ है। तो एक झलक है ये उस रंग की चुनाव के जो आज अलग अलग जगह नजर आया, और जो कुछ बड़े सवालों की मैंने बात की इस शो के शुरुआत में, उस पर चर्चा के लिए इस समय मेरे साथ स्टूडियो में हिलाल अहमद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर CSDS। मनीषा प्रेम हमारे साथ जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही हमारे साथ हैं संदीप शास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक। तो जो एक सवाल हमने एक पूछा शुरुआत में ही कि जो वोटिंग % अभी तक जो आया है वो कुछ कम नजर आता है 2019 के मुकाबले। मनीषा जी, कुछ शुरुआती टिप्पणी इस पर? देखिए, 2019 के तुलना में ये कम है, और सबसे जो भी आपने राज्यवार जो फिगर्स दिखाए उसमें बिहार का कम होना जो है वो चौंकाता है आपको? बहुत चौंकाता है, क्योंकि ये चारों सीटें जो हैं वो भाजपा और उसके गठबंधन के सहयोगियों के पास हैं, और ऐसी उम्मीद की जाती थी कि इस चुनाव में भी बहुत अच्छा करेंगे। नवादा जो सीट की पहले LJP के पास थी, चंदन सिंह, सूरजभान सिंह बाहुबली के बेटे थे, उनको हटा के ये सीट अब विवेक ठाकुर जी के पास है, और बहुत महत्वपूर्ण नेता है वो, डॉक्टर CP ठाकुर के लड़के भी हैं। वहीं गया की सीट जो है वो उनके सहयोगी हम के साथ है, जीतन राम मांझी जी। जो मुख्यमंत्री भी रह चुके पूर्व में नीतीश जी के साथ, और दलित छवि भी हैं NDA गठबंधन के। उसके साथ साथ जमुई जो है पारंपरिक सीट चिराग पासवान का था, वहाँ उनके ब्रदर इन लॉ खड़े हैं, और औरंगाबाद जहाँ से सुशील सिंह BJP के लिए रिपीट कर रहे हैं। तो एक तरह से पूरे के पूरे घर की सीटें थी, और मुझे थोड़ा सा ताजुब हो रहा है कि BJP जो मोबिलाइज करने में और लोगों को घरों से निकालने में काफी आगे रहती है। तो ये बात चौंकाने वाली जरूर है, और मत प्रतिशत जो कम है इनका मायने अलग अलग है अलग अलग राज्यों में, लेकिन बिहार के लिए चौंकाने वाला जरूर तो है। आपने बिहार की जो बात की उसी से जुड़ा हिलाल, जो मनीषा जी जैसा कह रही हैं कि चौंकाने वाली बात है, और हमने जो एक सवाल पूछा था कि नीतीश कुमार की घर वापसी BJP के साथ में क्या BJP के लिए फायदेमंद होगी, तो ये जो आंकड़े दिखते हैं अभी तक, अब पहला फेज है लेकिन वोटिंग % कम है, कोई इंडिकेशन इससे लगता है लोग निकले नहीं बाहर? खुद ही कह रही हैं कि बहुत जल्दी हम इस पे किसी खास निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन एक चीज़ है, राजनीति में तार्किकता को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और वो तर्क ये है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन की शुरुआत की और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने यू टर्न लिया, उसका तर्क क्या है? वो तर्क बोझिल कर देता है उस समय में जब आप प्रचार के लिए जाते हैं और जब आप मोबिलाइजेशन पॉलिटिक्स करते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उसमें तार्किकता का अभाव आ जाता है, और ये हर एक स्तर पर होता है, केवल ये हमारी आपकी बातचीत नहीं होती। जब नीचे के कार्यकर्ता के पास आप जाते हैं तो उसके पास में सवाल उसके मुंह पर खड़ा होता है कि वो जवाब कैसे देगा। जो BJP के खिलाफ था भी, अब वो BJP के साथ है, तो उस गठबंधन में कार्यकर्ता के पास में तर्क नहीं होते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है जो मनीषा जी कह रही हैं कि इसमें BJP क्योंकि बहुत इस मामले में उनका मोबिलाइजेशन ज़बरदस्त है, यानी बूथ तक लाने की जो उनकी प्रक्रिया है वो हमेशा और पार्टियों से अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं पर तार्किकता के अभाव का भी एक परिणाम हमें देखने को मिल रहा है।
और दूसरी बड़ी बात जो होती है और इस बार सब चर्चा कर रहे हैं वो सदन पुश की। बीजेपी तमिलनाडु में क्या बाजी पलट पाएगी, ये सवाल था। संदीप जी, एक बार आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि बिहार की हम बात कर रहे थे, पर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में खासकर जो साउथ पुश इतना ज्यादा है, क्या बीजेपी अपनी इस पूरे कोशिश से, मेहनत से, एफर्ट से इस दफा अंदाजा लगता है कि कोई बात बन सकती है, बाजी पलट सकती है? प्रयत्न तो जरूर जारी है। आप तमिलनाडु के फिगर्स देखें तो देयर इज दूसरे सोर्सेस से ये आ रहा है कि तमिलनाडु में एक्चुअली 62% से ज्यादा वहां पे वोटिंग हुआ है। और जैसे आप हम दिखा रहे हैं आंकड़े, वो अभी फाइनल नहीं है, लेकिन 2019 के मुकाबले कम अभी तक दिख रहा है। अगर 2019 में 72% और अभी डिफरेंस शायद 1% का दिख रहा है यहाँ पे। ये मुझे लगता है इतना नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। और अगर इस बार 71 हो गया है, अभी आप फिलहाल बता रहे हैं, ठीक, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, ये इसी पास्ट रिसर्च में कुछ ये दिखाता नहीं है कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम है तो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट होता है, या अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो तो ऑपोजिशन को सपोर्ट होता है। ऐसे कोई ठोस एविडेंस तो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन लेस वोटिंग परसेंटेज का ये एक एस्टिमेट तो हम करते हैं कि द एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट ऑफ द वोटर्स उतना नहीं था। कमिटेड वोटर्स जरूर वोट करने गए होंगे, और जिन लोगों को आप अट्रैक्ट नहीं कर सके, दे आर द वंस हु मे हैव बीन अनडिसाइडेड। सो कमिटेड वोटर्स जरूर बूथ को गए होंगे, एंड अनकमिटेड वोटर्स को आप बूथ में ले आने में थोड़ा असफल रहे होंगे। यही ये आंकड़े मुझे लगता है दर्शाता है। और आगे देखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखना पड़ेगा कि कहाँ कम हुआ है, कहाँ ज्यादा हुआ है। अगर कोई ठोस टिप्पणी इस पे हमें करना पड़ेगा। हिलाल, इसमें आप जोड़ना चाह रहे थे कुछ? संदीप भाई की बात बिल्कुल सही है। संदीप भाई जो कह रहे हैं कि एक अगर आपका वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो इतना तो तय है कि जो आपका कमिटेड वोटर था वो आप तक आया, लेकिन कमिटेड वोटर से चुनाव नहीं जीता जाता। इसलिए इस पर कोई ठोस बात करना इस समय में मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आप जो 3 तरह के वोटर आमतौर पर होते हैं। कमिटेड वोटर है, एक वो है जो सिंपैथाइजिंग वोटर है, और तीसरा वोटर वो है जो कि फ्लोटिंग वोटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमिटेड वोटर ने तो वोट डाला अपनी पार्टी को, लेकिन जो सिंपैथाइजर था या जो फ्लोटिंग था, जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे थे, वो आप उस तक नहीं पहुंच पाए। तो जो तार्किकता वाली बात मैं कह रहा था, खासतौर से बिहार के संदर्भ में मनीषा जी ने जिसकी शुरुआत की थी, वो बहुत अहम हो जाती है। लेकिन जो आपका सवाल था वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि दक्षिण में और ख़ासतौर से तमिलनाडु में जो सिचुएशन है उसमें बीजेपी कैसे अपना इनरोड बना। ये तो तय है कि बीजेपी ने मेहनत तो काफ़ी की है, लेकिन अलायंस जिस तरह का बीजेपी का बना है उसमें 4 तरह की चुनौतियां बीजेपी को हैं तमिलनाडु के खास संदर्भ में। जी, पहली है सामाजिक न्याय की राजनीति। तमिलनाडु में अपनी सामाजिक न्याय की राजनीति रही है, उसको क्या बीजेपी की सामाजिक न्याय की राजनीति बदल पाएगी या कोई तार्किकता उस स्तर पर आई है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। दूसरी बात यह है कि वो है भाषा का सवाल। हम इसको अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, जो बहुत कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी उसको लाने की, लेकिन भाषा का सवाल अहम सवाल है, और उससे पूरी राष्ट्रीयता का सवाल, तमिल राष्ट्रीयता का, वो रहता है। एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने ये भी है। तीसरी चीज़ ये है कि तमिलनाडु पहला और सबसे सशक्त राज्य है जो ये कहता है कि यूनियन ऑफ इंडिया है। तो जो फेडरलिज्म का या संघवाद का जो चुनौती है, वन नेशन वन कंट्री वाली जो बात है, उसकी चुनौती भी बीजेपी के सामने है। और चौथी चीज़ है वो है थिएटर। तमिल पॉलिटिक्स का अपना एक थिएटर रहा है, और उसमें बीजेपी जिस तरह का थिएटर करती है उसकी संभावना बनेगी या नहीं बनेगी ये देखने वाला है। तो ये 4 चीज़ें ऐसा मुझे लगता है कि जो चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने, वो कितना कर पाएंगे अभी कहना मुश्किल है। मनीषा जी, चुनौती ये है, ये तमाम चुनौतियां बड़ी हैं। भाषा की एक बहुत बड़ी चुनौती है। पॉपुलैरिटी हर जगह नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन शायद साउथ या तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इस पर अभी भी सवालिया निशान है। नहीं, तमिलनाडु में देखने वाली बात यह है कि तमिलनाडु 60 के दशक से, जब से कांग्रेस के भी बहुत कद्दावर मुख्यमंत्री वहाँ रहे, CN अन्नादुराई रहे, कामराज नादर का नाम सब लोग जानते हैं, और एक वेलफेयर की, कल्याणकारी
नीतियों की। भारत का अगर कहिए तो कुछ राज्यों में जहां सोशल डेमोक्रेसी स्थापित हो गई 60 के दशक तक आते आते, तमिलनाडु उनमें अग्रणी था। और उस पर 60 के दशक के अंत के बाद डीएमके और एआईएडीएमके ने मिलकर के सामाजिक न्याय के ऊपर एक फिल्मी तड़का लगाया, और दोनों ही दलों में जो मुखिया थे वो फिल्मों के बहुत बड़े नायक थे। तो ये समझने वाली बात है कि वहाँ एक रीजनल कैपिटलिज्म इमर्ज कर रहा था, एक रीजनल आइडेंटिटी इमर्ज कर रही थी, जिसमें कि फिल्मों के नायक होने के इर्द गिर्द ये बात जो है वो जमी। लेकिन अब जब फिल्म के नायक जो मुख्य थे उनका अब देहांत हो चुका है, तो एक थकान सी उस राजनीति में लीडरशिप के स्तर पर तो जरूर है। उस वैकेंसी को बीजेपी ने वहां अपनी सेंध मारने की कोशिश की। किसी राजनीतिक दल का काम वास्तव में यही होता है, उन्होंने भी ये किया। और बीजेपी का भी यहां आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो भी गठबंधन में जा रहे थे, तो पूरे की पूरी तरह बीजेपी जो कि द्रविड़ पॉलिटिक्स और जस्टिस की पार्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से अपने आप को अलग समझता है, उसके आलोचकों में से है, उसके भी कांधे में कांधा मिला के चलने के लिए उसको वहां के स्थानीय लोगों को जो इस रस में बिल्कुल रसा तुले हुए हैं उनके साथ ही चलना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अगर वोटिंग परसेंटेज इस तरह से कम है और बीजेपी का प्रदर्शन क्या होता है वो हम देखेंगे, लेकिन रूरल वोटर्स तक पहुंचने में मुझे लगता है कि बीजेपी को अभी भी बड़ा चैलेंज है। तो परसेंटेज कहां रहेगा, कितनी सीटें आएंगी, ये तो बाद की बात है, लेकिन लो परसेंटेजेस ये दिखलाते हैं कि बीजेपी ने एक इंटरेस्टिंग एफर्ट किया है, लेकिन बहुत आगे जाने की संभावनाएं जो है शायद अभी नहीं हो। जी, अब जैसे ये जो हम आंकड़े बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि प्रोविजनल है ये, अभी ये फाइनल आंकड़े तो है नहीं, अभी पहले दौर की वोटिंग हुई है और अभी भी नंबर्स आ ही रहे हैं। लेकिन साउथ की हमने बात की, तमिलनाडु की बात की, तो वो जो एक बड़ा सवाल था ना कि बीजेपी का जो मिशन है, मिशन 370, मैं उसके ऊपर सवाल इसलिए पूछना चाहती हूँ कि ये जो 370 सीट जीतने का मिशन पूरा करना है, तो फिर पहले फेज की जो 77 सीटों में से 64 सीटें जीतनी होंगी, क्योंकि बीजेपी जो है वो 77 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कुल सीटें पहले फेज में 102 हैं, लेकिन बीजेपी 77 पे यानी 77 पे लड़ रही है। तो जो स्ट्राइक रेट होनी चाहिए बीजेपी की वो 83% होनी चाहिए। तो क्योंकि बीजेपी 77 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और अगर आप पिछली बार की बात करें 2019 की, तो बीजेपी की जो स्ट्राइक रेट थी वो 67% थी। तो ये देखना होगा कि इस बार जो बीजेपी है वो अपनी स्ट्राइक रेट क्या इस दर्जे बढ़ा पाएगी 370 के लाना। आपको क्या लग रहा है? अभी बीजेपी ने तो 370 हटाया है, तो देखते हैं कि वो चुनाव में क्या करती हैं। और आप मुझे कितना भी वहां तक ले जाऊंगी, मैं नतीजों तक नहीं आऊंगी, क्योंकि एक बात जो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा है कि रिजल्ट्स की तरफ मत ले जाइए, और आज जो मतदान हुए हैं उनकी चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन आने वाले चरण अभी बाकी हैं और 3 महीने तक हमें राजनीतिक सूझबूझ का खेल तो खेलना है, लेकिन मतों का जो निष्पक्ष अधिकार है उस बाउंड्री वॉल को मैं लांघने का काम मैं नहीं करूंगी। और हम जो अभी आपको ग्राफिक दिखा रहे थे उसमें भी कांग्रेस और बीजेपी की जो स्ट्राइक रेट 2019 में रही है लाल, वो भी अगर आप देखें तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन बीजेपी को जो अपना स्ट्राइक रेट है उससे भी आगे जाना ही पड़ेगा। इसलिए ये बात हो रही है कि क्या ये स्ट्राइक रेट बढ़ पाएगी। इस ग्राफिक के जरिए देखते हैं कि 2019 के चुनावों में पहले फेज में बीजेपी की स्ट्राइक रेट 67% थी और पूरे चुनाव में स्ट्राइक रेट 69% थी। और इस तरह पहले फेज में पिछली बार कांग्रेस की स्ट्राइक रेट 23% और पूरे चुनाव में सिर्फ 12% स्ट्राइक रेट कांग्रेस की थी। तो आज जब वोटिंग हुई तो ये इस बात पे सबकी नजर है कि वोटिंग बढ़ती है या घटती है। तो ये जो वोटिंग घटने बढ़ने से क्या असर पड़ता है? नहीं, ये स्ट्राइक रेट वाला जो आपका आंकड़ा है दिलचस्प है, और इसको हम जैसा मनीषा जी कह रही हैं कि हमको बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए, और इसीलिए हम अक्सर ये बात करते हैं कि जो निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर राजनीति कैसे हो रही है। और इसमें एक बहुत दिलचस्प चीज़ जो आगे जब निष्कर्ष आएंगे तब आएगी, वो ये कि बीजेपी का अभी तक का डिसेंट मैनेजमेंट बड़ा ज़बरदस्त है, चाहे वो ऊपर के स्तर पर देखा जाए या नीचे के स्तर पर। जो उनका सर्कुलेशन है वो इतना दिलचस्प है कि ये भी हो सकता है कि आप मंत्रियों और कर एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो इसका मतलब जो विनेबिलिटी फैक्टर है बीजेपी उसको लेकर चलती है। तो क्या उस स्ट्राइक रेट के साथ में विनेबिलिटी चल पा रही है, नहीं चल पा रही है, ये नतीजे बताएंगे। और अभी तक का अगर सिर्फ जैसे इससे जो संदीप भाई भी कह रहे थे कि इस जो आंकड़ा अभी तक हमें सिर्फ मिला है
71-72%, 61% का जी, उससे हम स्ट्राइक रेट का आकलन नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन ये जो वोटिंग है ना कि कितने लोग निकले, जो परसेंट टर्नआउट है, वो सवाल इसलिए है मैं क्योंकि क्या उससे संदीप जी ये किसी तरह का कोई एक ट्रेंड पता चलता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए लोग उदासीन हैं या उत्साह में हैं, जो सिटिंग एमपी है उसके बदलने की नौबत आती है कब? क्यों हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये ग्राफिक आप देखिए कि पिछले चुनाव के फेज 1 में जिन 79 सीटों पर 2014 के मुकाबले ज्यादा वोट हुआ, वहां पर विजेता पार्टी 43 सीटों पर हार गई, और जिन 23 सीटों पर कम मतदान हुआ वहां पर 2014 की विजेता पार्टी 2019 में 18 सीटों पर हार गई। संदीप जी, इससे कुछ ट्रेंड समझ में आता है क्या? इसमें ट्रेंड ये समझ में आता है कि जो वहां पे एमपी था जहां कम वोटिंग हुआ वो हारे, जहां ज्यादा वोटिंग हुआ वो जीते। पर यहाँ ये बात स्पष्ट नहीं होता कि वो कौन से पक्ष के थे, वो रूलिंग पार्टी था या ऑपोजिशन था। मैं एक और छोटी बात इस स्ट्राइक रेट पे ऐड करूंगा। मैं मनीष जी का और हिलाल भाई का दोनों का मत मैं पूरी तरह से मानता हूं। उसमें एक मैं जोड़ूंगा, आप स्ट्राइक रेट को फेज वाइज लें तो थोड़ा वो मुश्किल रहेगा, वो आपको ठीक एक चित्र उससे नहीं मिलेगा। स्ट्राइक रेट को आप राज्य के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्राइक रेट हम नॉर्मली एक राज्य की कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक राज्य है जिसका पूरा चुनाव आज हो चुका है, लेकिन अलग अलग राज्यों में केवल कई कम सीटों का एक चुनाव आज हुआ है। सो स्ट्राइक रेट पे हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्राइक रेट कैलकुलेशन हमें स्टेट के आधार पे करना चाहिए, और फेज के आधार पे करें तो वहां पे थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि आप देखिए, एक और छोटी बात बताऊंगा मैं, हमने कांग्रेस का स्ट्राइक रेट काफी कम बताया, शायद 12% या कुछ हमने दिखाया, लेकिन एक ध्यान में रखिए कि आज के सीट्स में कांग्रेस से ज्यादा कांग्रेस के एलाइज भाग रहे थे। कांग्रेस के एलाइज का सीट ज्यादा इंपॉर्टेंट, का वोट शेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो तमिलनाडु में ज्यादा कांग्रेस का एलाइज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो शायद जब आप तुलना भी करें तो तुलना एनडीए और ऑपोजिशन अलायंस के बीच करें तो मुझे लगता है ज्यादा सार्थक रहेगा, और हमें ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर उसमें मिल सकेगा। जी जी, अब ये चर्चा जो है वो जारी रखेंगे हम, लेकिन हम बता दें कि हमने एनडीटीवी ने बात की है गृह मंत्री अमित शाह से भी। एक बार सुनते हैं, पहले इस चुनाव के दौरान उन्होंने एक खास इंटरव्यू दिया एनडीटीवी को, तो अमित शाह ने क्या कहा है, एक छोटी सी अमित शाह की हम आपको बाइट सुना रहे हैं। हमारे पास 2014 में भी संविधान बदलने के लिए पूर्ण बहुमत था, एनडीए की बात करें तो, और 2019 में तो भाजपा का स्वयं का पूर्ण बहुमत था। 10 साल से मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ शासन कर रहे हैं। हमने कभी आरक्षण को छेड़ा नहीं, मगर आज आपकी चैनल के सामने मैं स्पष्टता कर देता हूं, हम ना कभी आरक्षण के साथ छेड़खानी करेंगे, ना किसी को करने देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है देश की जनता को। हमने हमारा बहुमत का उपयोग किया है धारा 370 हटाने के लिए, ट्रिपल तलाक को समाप्त कर मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने के लिए, सीएए लाकर जो हिंदू, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन आए हैं उनको न्याय दिलाने के लिए हमने इसका उपयोग किया है। हमने आरक्षण छीनने के लिए उपयोग नहीं किया। बहुमत का दुरुपयोग करने की परंपरा किसी पार्टी की रही है तो केवल और केवल कांग्रेस की रही। इंदिरा गांधी जी ने बहुमत का दुरुपयोग इमरजेंसी डालने में किया था। तो कई वादे हैं। अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि बहुमत अगर है तो बहुमत का उपयोग महिला आरक्षण लाने के लिए किया। एनडीटीवी से खास बातचीत की गृह मंत्री अमित शाह ने। चुनाव पर चर्चा और जो बड़े सवाल हैं वो हम जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेंगे बातचीत से पहले, लेकिन एक बार आपको ये भी दिखा देते हैं कि इस चुनाव में जहां कई रंग नजर आए, कई जगहों पर कुछ हिंसा का रंग भी नजर आया है। गोलियों की आवाज के बीच मतदाता पोलिंग बूथ से भागते हुए। खबर मिली कि हथियार बंद लोगों ने मणिपुर के मोयरिंग विधानसभा क्षेत्र के एक मतदाता केंद्र के नजदीक कई राउंड गोलियां चलाईं, जिससे
अपने वोट डालने आए मतदाताओं में दहशत फैल गई और भगदड़ मच गई। वैसे इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है। मणिपुर के ही इम्फाल पूर्व के थोंगचू विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ के अंदर ईवीएम मशीन के साथ तोड़फोड़ हुई। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने एक दूसरे पर हिंसा के आरोप लगाए। चंदामारी कूच बिहार में मतदान के दौरान पत्थरबाजी की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक नेता घायल हो गया। राजस्थान में चूरू के रामपुरा रेणु गांव में फर्जी मतदान को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और बात इतनी बढ़ी कि बूथ एजेंट घायल हो गया और उसका सर फट गया। सुरक्षा बलों के आने के बाद ही स्थिति काबू में आई। इन घटनाओं के बावजूद आमतौर से पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक गुजर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे हैं चुनाव इंडिया का और एक आपको ग्राफिक दिखाते हैं। फिर अभी तक जो 102 सीटों पर वोटिंग हुई है आज पहले फेज में, उसके बाद अब तक जो अनुमान आए हैं वोटिंग परसेंटेज के, उसके हिसाब से वोटिंग परसेंट कुछ कम हुआ है 2019 के मुकाबले। लेकिन मतदान बढ़ने या घटने का जो मतलब है वो क्या है? एक आंकड़ा है 1977 से 2019 का 12 चुनाव में ये दिखता है कि 7 बार मतदान बढ़ा है और 4 बार सरकार बदली। अब जब मतदान बढ़ा 7 दफा, लेकिन सरकार 4 बार बदली है और 12 चुनावों में 5 बार मतदान घटा है और 4 बार सरकार बदली है। तो ये एक इंटरेस्टिंग ग्राफिक है, एक जानकारी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये पहले फेज में ही जो बड़े सवाल उठ के आ रहे हैं और जहां जहां पर वोटिंग हुई है उसमें मनीषा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान का चुनाव और जिन सीटों पर वोटिंग हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कुछ भी वहां से इंडिकेशन आ रहा है तो सवाल है कि जब सीएम बदला गया तो क्या राजस्थान का रिवाज बदला जाएगा? कुछ ट्रेंड समझ में आ रहा है इससे? देखिए, राजस्थान के जो अभी हाल ही में जो स्टेट इलेक्शंस हुए थे उसमें बहुत स्थानीयता थी, लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ है इसमें कुछ मुद्दा ही अलग हो गया है। तो अब राजस्थान के सामने कुछ यक्ष प्रश्न है कि क्या राजस्थान एंटी इनकम्बेंसी की थियरी अपने एमएलएज पे भी लगा रहा है और अपने एमपीज पे भी लगा रहा है, या राजस्थान जो राष्ट्रीय चुनाव है उनमें राष्ट्रीयता की तरफ देख रहा है जी। और तीसरा जो हाइपोथेसिस है वो ये भी है कि कांग्रेस पार्टी जो 70 के करीब आके और लटक गई राज्यभर चुनाव में, उसने शायद कुछ सीखा है और बाप पार्टी के साथ, बीएपी के साथ और लेफ्ट के साथ उसकी अलायंस हुई है, तो उससे क्या अब कुछ आगे होने वाला है। तो ये सब तो ऊपर की बात है, लेकिन जो स्थानीय समीकरण है उनमें अब सवाल पूछे जाने लगे हैं कि जाट जो है वो रुष्ट है, वसुंधरा जो है वो अपनी झालरापाटन की सीट के अलावा दुष्यंत जी के लिए कैंपेनिंग करने के अलावा कहीं बाहर नहीं जा रही, उनके मुख्यमंत्री नए हैं और अभी भी जहां जा रहे हैं गहलोत जी उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। और जो कांग्रेस के दिग्गज जो लड़ रहे थे अपने ही चुनाव के समय, अब देखिए कि वो अलग अलग, डोटासरा जी अलग इलाके में काम कर रहे हैं, उसके अलावा आप देखिए सचिन पायलट अलग इलाके में और गहलोत पूरे राज्य को कवर कर रहे हैं। तो क्या ये अलग अलग स्थानीय समीकरण जातियों के जो हैं या पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीतिक दल हैं वो जमीन पे काम कर रहे हैं, इनसे कुछ देखने को मिलेगा क्या? लेकिन बीजेपी के लिए यक्ष प्रश्न है कि यहाँ बीजेपी को अपना स्ट्राइक रेट बरकरार रखना है। ये नॉर्थ इंडिया की एक स्टेट है जहां उसने मैक्स आउट किया है, तो बीजेपी के लिए कोई हारने की गुंजाइश तो है नहीं। तो कुछ भी अगर बदलता है तो वो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। तो बीजेपी चाहेगी कि जो उसने किया था उसको रिपीट कर दे, कांग्रेस चाहेगी कि गलतियों से सीख मान के और जो स्थानीय कुछ अवरोध हैं जातियों में, दलगत अवधारणाओं में, और खास करके ये जो पूरा शेखावती का इलाका है वो कुछ अलग परिवर्तन दिखाए। और इसके साथ एक और सीट है जहां बहुत निगाहें टिकी हुई लोगों की, वो बाड़मेर की सीट है। वहां एक नौजवान है, एक युवा है, रविंद्र भाटी, और उसको लेके काफी एक न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स के आस जो है वो लोकली लगाए जा रहे हैं। संदीप जी, अभी जो पहले
फेज की जो वोटिंग हुई है उससे आपको लगता है कि काफी कुछ साफ हो गया है, एक ट्रेंड पता चल जाएगा आने वाले दिनों का, जैसे ही अब कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे बल्कि बहुत जल्दी ही साफ हो जाएंगी और हो भी रही हैं। तो राजस्थान की जो बात मनीषा जी कह रही हैं, बीजेपी मैक्स आउट कर चुकी है वहां पर, किसी भी कीमत में वो इससे नीचे अगर जाती है तो बीजेपी के लिए जाहिर है कि अच्छी खबर नहीं होगी। अगर आप उत्तर भारत के राज्यों को देखें, ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ने पिछली बार सभी सीटें जीती थी। इस बार लोग ज्यादा ध्यान 2 राज्यों पे दे रहे हैं, एक है हरियाणा और एक है राजस्थान। बिकॉज इन 2 राज्यों में जहां पिछली बार उन्होंने सभी सीट जीते थे, इस बार कई प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि क्या ये 100% स्ट्राइक रेट इन 2 राज्यों में हो सकता है या नहीं। और आज उन 2 राज्यों में से एक राज्य में चुनाव हुआ है, कई सीटों में चुनाव हुआ है, आधे सीटों में चुनाव हुआ है राजस्थान में। तो राजस्थान में काफी एक फोकस रहा है कि क्या 100% स्ट्राइक रेट इस राज्य में भी होगा। जाट वोट के बारे में काफी चर्चा हुई है। नई सरकार बनने के बाद बीजेपी में, राज्य घटक के बीजेपी में किस तरह से यूनिटी को बिल्ड करने का एक प्रयत्न किया गया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हारने के बाद राज्य लेवल की कांग्रेस लीडरशिप कैसे मिलके काम करने का एक कोशिश कर रहे हैं। इन सब चीजों का कुछ इम्पैक्ट क्या राज्य के राजनीति में होगा, क्या इस चुनाव में होगा, वो आज जो हमारे ईवीएम्स में पैक हो चुका है, आधा तो नतीजा यहाँ पे पैक हो चुका है। और इस प्रश्न पे काफी चर्चा होगा कि 100% स्ट्राइक रेट क्या राजस्थान में आज जो चुनाव हुआ है वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं। जी, और बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में हमने शुरुआत में देखा कि उसमें वहां पे वोटिंग परसेंट काफी अच्छा रहा, जैसे बिहार में था कि एकदम सबसे कम जहां वोटिंग परसेंट हुई है वो राज्य है बिहार का, पर बंगाल में कुछ और बंगाल में भी बहुत फोकस रहा है लाल इस दफा। हाँ, देखिए बंगाल की स्थिति कई मायने में अलग है। जैसे शुरू में हमने बात की थी कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक कोर वोटर होता है, तो उसके अलावा और बंगाल की राजनीतिक संस्कृति में ये देखा गया है कि जो नया प्लेयर होता है उसकी ओर आकर्षण कोर वोटर के बाद बहुत तेजी से बढ़ता है। अच्छा, ऐसा देखा गया। और यही कारण था कि पिछली बार जो, और ख़ास तौर से विधानसभा के बाद जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें भाजपा को जितनी सफलता मिली वो काफ़ी मायने में दिखाती है कि जो बंगाल की राजनीतिक संस्कृति है उसमें भाजपा एक सशक्त खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो चुकी है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये मतदान ये भी दिखा रहा है कि जो मामला है वो काफ़ी टक्कर का है, वो केवल राजनीतिक हिंसा का नहीं है, बल्कि उसके अंदर वो जो कन्वर्जन रेट है वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है बंगाल के अंदर। तो ये 2 चीज़ें तो महत्वपूर्ण है। लेकिन जो संदीप भाई एक बात की तरफ इशारा कर रहे थे, और वो उसको मुझे थोड़ा सा लगता है कि उस पर और थोड़ी सी बात करनी चाहिए जी, वो ये है कि आखिर आपका नैरेटिव क्या है स्टेट में। राजस्थान के बारे में जो नैरेटिव है वो बीजेपी की जो ओवर रिलायबिलिटी मोदी फिगर पर हो गई है, वो कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपकी जो अंदरूनी कलह है उसका वो ग्लू नहीं बन पाती, उसको जोड़ नहीं पाती है। तो राजस्थान के ऊपर क्योंकि काफ़ी बात हो चुकी है, मैं सिर्फ इसमें ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ओवर रिलायबिलिटी है मोदी फैक्टर की, वो कई बार वो ये भी संभावना है इसकी कि वो उतना काम नहीं करेगी जितना कि उम्मीद भाजपा करती है। बंगाल में भी स्थिति यही है। बंगाल में हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो ग्रास रूट है बंगाल का, उसमें ममता बनर्जी की अच्छी पैठ अभी भी है। बीजेपी इनरोड्स बना रही है, लेकिन वो ग्रास रूट के ऊपर जो उसका पूरा जो देखिए, वो तो हुआ शुरू में वही कि जो लोग लेफ्ट के साथ में थे वो टीएमसी में गए, टीएमसी के साथ वो बीजेपी की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, तकरीबन वैसी ही प्रोफेशनल पॉलिटिक्स ममता बनर्जी भी करती है राज्य के स्तर पर। तो इसीलिए ग्रास रूट मैनेजमेंट जो है वो देखने में मुझे लग रहा है कि वो दिलचस्प होगा। तो इनरोड्स बना चुकी है बंगाल में बीजेपी, उसमें और गुंजाइश है इस दफा। संदेश खाली और तमाम इश्यूज जो थे मनीषा जी, भी आपको इलाका देखना पड़ेगा। आज जो मतदान हुआ है इस जगह बीजेपी बहुत प्रबल रूप से अलीपुर द्वार के ये इलाके हैं, असम के निकट के इलाके हैं,
तो इन इलाकों में एक तरह से कंबाइंड नॉर्थ ईस्ट में जो सर्ज है बीजेपी का, हाँ। उसका असर आप यहाँ तक देखते हैं। और यहाँ पे उल्टे बीजेपी को अपना गढ़ बचाना है और एक टफ फाइट, यहाँ तक कि निशित प्रामाणिक की सीट से भी बहुत ही एक जुझारू लड़ाई। तो बीजेपी के पास कम ज़रूर है टीएमसी की तुलना में, लेकिन बीजेपी के पास भी अब कुछ ऐसे पॉलिटिकल एसेट्स आ चुके हैं जो बहुत जुझारू लड़ाई ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं। तो ममता बनर्जी क्या अपने आक्रामक और स्थानीय रवैये से, आज देखिए वो असमिया भाषा भी बोलती हुई देखी गई हैं, तो एक तरह से उनको ये सीट्स जो है वो क्या वो लड़ के वापस ले पाएंगे? बीजेपी ने जो हाल के दिनों में इश्यूज उठाने की कोशिश की है, क्या आपको लगता है कि ममता संदेश खाली हो गया? महिलाओं की बात हो गई, महिलाएं सुरक्षित हैं। रामनवमी के अवसर पे आप देखें तो एक इशू उठाया गया कि कम्युनल डिवाइड एक हो, तो वो सब चीजें आपको लगता है कि ग्रास रूट्स पे असर डाल रही हैं? देखिए, वो अब जब चुनाव बंगाल के मैदानी इलाकों में आएगा तो इन बातों पे और ज्यादा चर्चा गहन होगी। अभी जो इलाके हैं उसमें अगर आप देखिए तो टी वर्कर्स के लिए जो वो कह रही हैं ममता बनर्जी जी, तो डायरेक्टली अपील कर रही हैं इन इलाकों में। तो कहीं ना कहीं यद्यपि कि हम संदेश खाली ज्यादा सुनते हैं जी, दोनों तरफ से जो है वो कल्याणकारी नीतियों पर बहुत लड़ाई होती है। और संदेश खाली तो दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं आलोचना और भर्त्सना करती हूँ, लेकिन बात यहाँ ये है कि महिला वोटर जो है उन पर ममता बनर्जी की खासी पकड़ है। तो महिला वोटर जो है वो चाय बागान की पत्तियां भी तोड़ती है, वो खेतों में भी काम करती है, वो ट्राइबल महिला वोटर भी है। तो उसको क्या एक पैन स्टेट नैरेटिव से आप छीनिएगा, या उसको स्थानीय रूप से सब स्टेट कुछ बातें करके और तब छीनिएगा? तो ये एक लड़ाई है जिसमें बीजेपी लगी हुई है। हाँ। और चुनाव में हम देखेंगे आगे जैसे जैसे बढ़ेगा बंगाल में, जैसे आपने कहा भाजपा कितना अच्छा कर सकती है। और जहां जहां बढ़ेगा, जिस रीजन में हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि क्या बिल्कुल बिल्कुल। और बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा को बेहतर कर रहा है, क्योंकि उसको अगर दक्षिण में लिमिट्स हैं कि वो कहाँ एक्सपैंड कर सकती है जी, तो राजस्थान में उसको अपना गढ़ बचाना है और बंगाल में बेहतर करना है। ये तो उसके लिए थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन, राजस्थान में गढ़ बचाना, बंगाल में बेहतर करना है। एग्जैक्टली नहीं, इस पे जो एक बात मनीषा जी ने कही उसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। वो ये है कि हम आमतौर पर मानकर चल रहे हैं इंडिया गठबंधन और वर्सेस बीजेपी जी, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है। और बंगाल में और जो वेलफेयर पॉलिटिक्स है बंगाल में, अगर आप देखिए कांग्रेस और बीजेपी की वेलफेयर पॉलिटिक्स के ऊपर दोनों की अलग अलग टेक है। इस समय दोनों का रुझान बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन अगर आप भाजपा और टीएमसी का घोषणा पत्र देखें तो आपको वेलफेयर वाली जो है उसमें इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी, तो ये कहना मुश्किल हो जाएगा। तो यानी जिसका कंट्रोल होगा उन वेलफेयर पॉलिसीज को ट्रांसलेट करना वोटिंग में, वही जीतेगा बंगाल में। तो ये एक इशारा भी है कि क्या हो सकता है यहाँ पर। लेकिन जैसा आपने कहा कि यहाँ पे राजस्थान में गढ़ बचाना और बंगाल में जो है वो आगे बढ़ना है बीजेपी के लिए बहुत जरूरी, नहीं तो नामुमकिन है। और वो जो एक बिग फिगर है 370 का, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा नहीं होता है। तो एक बातचीत जो हम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ देख लें कि नितिन गडकरी ने आज इस बारे में क्या कहा एनडीटीवी से। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। संविधान दो पार्ट में है, एक उसका प्रीमल है और दूसरा जो बेसिक चीज़ें हैं, मूलभूत बातें हैं जिसको सेलेंट फीचर्स कहते हैं, वो बदल नहीं सकते। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, ये बदल नहीं सकता। और बेसिकली संविधान में जो एक्ट्स है उसमें जो सुधार किया है, कांग्रेस ने 80 बार तोड़ा है और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये गलत बात है, ये अपप्रचार है, ये लोगों को गुमराह करने के लिए बात कही जा रही है। हम ना संविधान बदलेंगे ना बदलने का सवाल उठता है। देखिए, देश के मतदाताओं ने पिछले 10 साल में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का काम देखा है, चाहे वो अर्थव्यवस्था को, आर्थिक ताकत को मजबूत करने का हो, वो आर्थिक ताकत ट्रांसलेट होकर मतदाताओं तक, लाभार्थियों तक पहुंच रही है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, उसमें कोई लीकेज नहीं है। ये सारा डेवलपमेंट जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है, ये देश की जनता देख रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मोदी गारंटी है कि इसी काम को अब और तेज गति से बढ़ाकर आगे
2029 तक हम तीसरी सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकत बन जाएंगे और 2047 तक हम विकसित भारत बन जाएंगे। आज हर नागरिक को, हर मतदाता को इस पर पूरा विश्वास है। तो मतदाता को इस पर विश्वास है कितना, यही ये चुनाव बताएंगे। बहुत धन्यवाद आपका संदीप शास्त्री, हिलाल अहमद और मनीषा प्रेम हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन चलते चलते आपको एक बहुत दिलचस्प चीज़ दिखा रहे हैं कि इस बार जो उम्मीदवार थे पहले फेज में, उसमें स्टार उम्मीदवार कौन कौन से हैं, एक झलक उसकी। पहले चरण के मतदान में कई बड़े चेहरों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। एक नजर इन 5 स्टार उम्मीदवारों पर। नागपुर आरएसएस का मुख्यालय होने की वजह से वैसे ही वीआईपी सीट है और यहां से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पिछली 2 बार से जीत रहे हैं, तो इसकी साख और बढ़ गई है। गढ़वाल से अनिल बलूनी की किस्मत का फैसला भी आज ही मशीन में बंद हो गया। दिन की शुरुआत उन्होंने पूजा पाठ से की और फिर अपना वोट डालने गए। बलूनी का राज्यसभा सांसद के तौर पर कार्यकाल इसी महीने पूरा हुआ है। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा कमलनाथ परिवार का अरसे से गढ़ रहा है और एक बार फिर उनके बेटे नकुलनाथ यहां से खड़े हुए हैं। चुनाव से पहले ये अटकलें लग रही थी कि पिता पुत्र की जोड़ी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वाली है, लेकिन ये दोनों कांग्रेस में ही डटे हुए हैं। जितिन प्रसाद योगी सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं और इस बार पीलीभीत से चुनाव लड़ रहे हैं। पीलीभीत पहले से ही वीआईपी सीट रही है। यहाँ से मेनका गांधी और वरुण गांधी भारी बहुमत से जीतते आए हैं। हालांकि इस बार वरुण गांधी का टिकट कट गया और अब राजस्थान की 5 स्टार सीट अलवर लोकसभा सीट, जहां से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मैदान में हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता के आने से इस सीट का रुतबा बढ़ा है। वैसे यहां से पिछली बार बीजेपी के महंत बालकनाथ जीते थे। इस बार भूपेंद्र यादव भी उम्मीदों से भरे हैं।